चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन को। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के सेशन में हम हमारी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और 21 मई के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट, सारे करंट अफेयर आराम से नोट कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट करो, वहां पर आपको मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कलेक्ट कीजिए, पीडीएफ और मॉक टेस्ट दोनों मिल जाएंगे। आइए हम तब तक चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और शुरू करते हैं 21 मई के करंट अफेयर का हमारा आज का सेशन। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का हाल ही में निधन हो गया। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी यह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2 बार इन्होंने उत्तराखंड के सीएम के रूप में काम किया है। सेना में भी इन्होंने अपनी सर्विस दी है। इंडियन आर्मी में ये मेजर के पद पर थे। तो मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी 91 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। बीजेपी के सीनियर लीडर थे। 2 बार उत्तराखंड राज्य के ये मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। एक बार 2007 से 2009 तक और फिर 2011 से 2012 में 1 साल इन्होंने उत्तराखंड के सीएम का पद संभाला था। बीजेपी के सीनियर लीडर जनरल साहेब के नाम से उत्तराखंड में काफी फेमस है। 91 वर्ष की आयु में भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया। पौरी गढ़वाल जो कि उत्तराखंड का ही एक क्षेत्र है, यहां से काफी बार ये सांसद भी चुने गए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर के रूप में इन्होंने काम किया है। तो सेंट्रल में भी इन्होंने मिनिस्ट्री संभाली है और इसके अलावा उत्तराखंड के 2 बार सीएम के रूप में काम कर चुके हैं भुवन चंद्र खंडूरी। हाल ही में 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, चर्चा में रही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। भारत में जो गेम्स हैं फेयर तरीके से आयोजित किए जाएं, किसी भी तरीके का नशीला पदार्थ जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो न ले, इन सभी को रेगुलेट करना और कंट्रोल करने के लिए काम करती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ओके, अब इस संस्था की जो स्थापना है वो 2005 में की गई थी। आंसर हो जाएगा आंसर ए। अब बात आती है कि अभी सुर्खियों में क्यों है। एक्चुअल में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अभी 2 एथलीट पर 3 साल का बैन लगाया है। एक है एथलीट अंकित जो कि सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के एथलीट हैं, और एक इंडियन रेलवे के एथलीट हैं जयेश पाटिल। इन दोनों पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है नाडा के द्वारा। एक्चुअल में खेलों में इन्होंने एक प्रतिबंधित पदार्थ लिया था जिसका नाम है मेल्डोनियम। जो वाडा है ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, पूरे वर्ल्ड में डोपिंग को रेगुलेट करने का काम वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का है। उसके द्वारा 2016 में खेलों में इस पदार्थ को बैन किया जा चुका है। अब अगर कोई इसका यूज करता है, कोई से खेलों से पहले यूज करता है और अगर डिटेक्ट हो जाता है तो फिर उस पर प्रतिबंध लगेगा। तो नाडा ने 3 साल का प्रतिबंध लगाया है इसके यूज के कारण अंकित और जयेश पाटिल पर। इसीलिए नाडा अभी सुर्खियों में है। एक्चुअल में 69th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में इन दोनों खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, और उसके बाद जब टेस्ट हुआ, डोपिंग टेस्ट, दोनों ही पॉजिटिव पाए गए और दोनों ने मेल्डोनियम लिया था। मेल्डोनियम जो है ना, एक तो ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, एनर्जी को एनहेंस करता है, लेकिन ये वाडा के द्वारा प्रतिबंधित है। फेयर गेम्स का ये उल्लंघन है और फेयर गेम्स के खिलाफ है। तो वाडा के द्वारा 2016 में प्रतिबंधित किया जा चुका है। तो नाडा ने अब दोनों प्लेयर्स को 3 साल के लिए बैन किया है खेलों से। पहले वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की बात कर लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में एंटी डोपिंग गतिविधियों की निगरानी करना, रेगुलेट करना, ये वाडा का काम है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल। कहां पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी 2005 में 24 नवंबर को इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत इंडिया में नाडा काम करता है, वर्ल्ड में वाडा काम करता है। ठीक है। भारत में आपको पता है नाडा को सैंपल कलेक्शन या फिर किसी भी खिलाड़ी पर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, वो जो पावर्स है ना, वो नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022 के द्वारा नाडा को ये पावर दिए गए। तो ये एक्ट लाया गया था इंडिया में एंटी डोपिंग व्यवस्था को कानूनी मजबूती देने के लिए।
तो नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट कब का है? ये है 2022 का। भारत के आगामी शुक्र मिशन शुक्रयान फर्स्ट में शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सोलर विंड के अध्ययन के लिए कौन सा वैज्ञानिक उपकरण लगाया जाएगा? तो इसरो जो भारत की स्पेस एजेंसी है वो 2028 में शुक्रयान 1 मिशन को लॉन्च करेगी। उद्देश्य क्या है? जो शुक्र ग्रह है जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है, और सौर मंडल में देखिए तो सूर्य से डिस्टेंस में दूसरे नंबर पर है, पहले पर बुध है और फिर दूसरा दूरी पर है कौन? शुक्र। पर पृथ्वी से सबसे ज्यादा निकट कौन है? शुक्र या विनस। तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल के अध्ययन के लिए और उसकी सोलर विंड के अध्ययन के लिए एक इक्विपमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा, वेनुसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर, इसको नाम दिया गया है, ठीक है। तो वेनुसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है VNA, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाएगा। और आपको पता है ये इंस्ट्रूमेंट हमको मिलेगा कहां से? ये मिलेगा हमको स्वीडन से। एक्चुअल में स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स ये इसरो की मदद करने वाली है और एक खास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ये इसरो को देगी, वेनुसियन या वेनुसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर इसका नाम है। देखिए जो मिशन है ना, इसरो एक स्पेस क्राफ्ट विनस के ऑर्बिट में भेजेगा शुक्रयान 1 के तहत। शुक्रयान 1 मिशन विनस के सरफेस, उसका जो डेंस एटमॉस्फेयर है या फिर जो उसकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसका अध्ययन इस पूरे मिशन के तहत किया जाएगा। तो जो स्पेस क्राफ्ट भेजा जाएगा इस विनस की ऑर्बिट में भेजा जाएगा और फिर उसके अध्ययन के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा वो है VNA, जो कि हमको स्वीडन से मिलने वाला है। अब VNA, अगर हम इस एनालाइजर की बात करें कि इसका यूज क्या है, तो एक न्यूट्रल एटम्स और चार्ज्ड जो पार्टिकल है उनके बिहेवियर को समझने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विनस के एटमॉस्फेयर और सोलर विंड का जो कनेक्शन है ना, उसको समझने में जो इंस्ट्रूमेंट हमें मदद करेगा वो अब हमें स्वीडन से मिलने वाला है। तो ये विनस पर या शुक्र के अध्ययन के लिए शुक्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा, ठीक है ना। शुक्र जैसा कि मैंने आपको बताया कि सौर मंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है, पर पृथ्वी का सबसे निकटतम पड़ोसी है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो क्या यहां पर, क्योंकि अर्थ जैसा पूरा इसका माहौल देखने को मिलता है, तो क्या यहां पर कोई जीवन एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में खोज करना, क्या हो सकता है या था कभी, इसके बारे में पूरी साइंटिफिक रिसर्च के लिए शुक्रयान को लॉन्च किया जाने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो शुक्रयान 1 लॉन्च किया जाएगा। वैसे स्वीडन पहले भी हमारे स्पेस जो मिशन है उसमें हमारी मदद कर चुका है। 2008 में स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स ने चंद्रयान 1 के लिए सारा इंस्ट्रूमेंट दिया था। तो हमने मून पर वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज की थी उसकी मदद से, तो पहले भी हमारी मदद कर चुका है। अब शुक्र के अध्ययन के लिए भी यह हमारी मदद करेगा। शुक्रयान 1 2028 में मार्च तक लॉन्च किए जाने का प्लान है। 112 दिन की इसकी जर्नी होगी, शुक्र के ऑर्बिट में यह घूमेगा। ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये LVM-3 लॉन्च व्हीकल के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। 1236 करोड़ रुपए इस मिशन का बजट रखा गया है, 1236 करोड़ इसकी लागत आने वाली है। तो 2028 तक का ये प्लान है इसरो का। ओके, ऑफर ऑफ द डे में आप सभी जनरल स्टडीज के फाउंडेशन कोर्स को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल एग्जाम के लिए ये आपके लिए जीएस का फाउंडेशन कोर्स है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये चारों सब्जेक्ट आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। आपको यहां पर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ऑल ओवर पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा काफी एफोर्डेबल प्राइस में। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप जनरल स्टडीज के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। आगे बढ़ते हैं हम। दिल्ली एयरपोर्ट पर विकसित की जा रही भारत की पहली ड्राइवरलेस एयरपोर्ट एयर ट्रेन की कुल लंबाई कितनी होगी? तो दिल्ली एयरपोर्ट पर विकसित की जा रही भारत की पहली ड्राइवरलेस एयरपोर्ट एयर ट्रेन की कुल लंबाई होगी 7.7 किलोमीटर। कितनी होगी? 7.7 किलोमीटर। अब ये है क्या, इसको समझना पड़ेगा। देखो,
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? नई दिल्ली, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यहां पर देश की पहली ड्राइवरलेस एयर ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। अब देखो, ड्राइवरलेस एयर ट्रेन की बात करें ना, तो ये ऑटोमेटेड ट्रेन है, मतलब किसी भी ड्राइवर की मदद से नहीं चलेगी, बल्कि एआई या दूसरी तरीके से इसको ऑपरेट किया जाएगा। ड्राइवरलेस एयर ट्रेन है ये, आगे हम बात करेंगे। तो ऑटोमेटेड ट्रेन होगी जो कि एयरपोर्ट के अलग अलग जो टर्मिनल्स है, एयरपोर्ट के अंदर इसको चलाया जाएगा। समझना, एयरपोर्ट के अलग अलग टर्मिनल्स और जो एरिया है, जैसे कार्गो सिटी या फिर एरो सिटी और अलग अलग जो टर्मिनल है 1 2 3, इन सभी को ये ड्राइवरलेस एयर ट्रेन कनेक्ट करेगी। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जो पैसेंजर्स हैं, जो फ्लाइट के लिए आए हैं, फ्लाइट लेने आए हैं, उन सभी को जो घंटों में काम होता था, ट्रेवल लंबा करना पड़ता था, अब उनका काम आसान होगा। तो ये ड्राइवरलेस एयर ट्रेन है, भारत की पहली चलेगी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। कॉरिडोर डिटेल देखें तो टोटल लेंथ हो जाएगी इसकी 7.7 किलोमीटर ये चलेगी, ठीक है ना। इसे कहा जाता है ऑटोमेटेड पीपल मूवर, लोगों को लाने ले जाने के लिए। इसमें ड्राइवर नहीं होगा, पूरी ट्रेन कंप्यूटर और ऑटोमेशन, एआई और इनकी मदद से मेट्रो जैसी होगी, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। समय लगेगा इसको बनने में, ऑलमोस्ट काफी समय लगेगा, 1-2 साल तो लगेंगे। 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए इसका एस्टीमेट कॉस्ट रखी गई है। 3,000 से 4,000 करोड़ के बीच में यह बनकर तैयार हो जाएगी। प्राचीन पंजतनाथ स्प्रिंग कंजर्वेशन फेस्टिवल भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है? तो ये एक, आपको पता है, झरने के जल स्रोत जो है ना, उसके संरक्षण के लिए ये फेस्टिवल है। एक जल स्रोत है जम्मू कश्मीर में, पंजतनाथ जल स्रोत कंजर्वेशन फेस्टिवल, यह हर साल मनाया जाता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। तो झरना या फिर वो जो फ्रेश वाटर का झरना है ना, उसके संरक्षण के लिए, जल स्रोत के संरक्षण के लिए यह मनाया जाता है। एक्चुअल में जम्मू कश्मीर का जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पंजत गांव है और हर साल यहां पर पंजतनाग स्प्रिंग कंजर्वेशन फेस्टिवल मनाया जाता है। जल स्रोत के संरक्षण के लिए इसे मनाया जाता है। एक्चुअल में कम्युनिटी बेस्ड पूरा फेस्टिवल है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं ना, वो इकट्ठा होते हैं, एक दिन चूज करते हैं, इकट्ठा होते हैं, सैकड़ों लोग, बच्चे, सभी की सभी, और पारंपरिक जो टोकरियां होती है छलनी जैसी या फिर जो जाल है ना, उसका यूज करते हैं और पूरे झरने में उतरते हैं लोग और झरने को साफ करते हैं। पूरा जो जल स्रोत है या जो वो झरना है, जो पंजनाथ गांव का, उसको क्लीन करते हैं, सही पढ़ रहा हूं, पंजतनाथ नाग, ओके। तो ये जो पूरा झरना या फिर जल स्रोत का एरिया, उसको क्लीन करते हैं और साथ ही साथ एक फिशिंग कंपटीशन का भी यहां पर आयोजन किया जाता है। तो ये बहुत ही फेमस है जम्मू कश्मीर में, इतिहास में भी इसकी जानकारी देखने को मिलती है। ये जो झरना है उसकी जानकारी इतिहास में भी देखने को मिलती है। तो नेचुरल वाटरफॉल के आसपास लगभग 25 से 30 गांवों के लिए पानी की सप्लाई या सिंचाई का यह मुख्य स्रोत है। तो इसको बचाया जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, इसीलिए कम्युनिटी बेस्ड ये पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। एक राज तरंगिणी नाम की आपने कभी एक रचना है, जम्मू कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। किसकी रचना है, क्वेश्चन आता है। राज तरंगिणी ये कल्हड़ की रचना है ना, कल्हड़, और इसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस राज तरंगिणी में पंचहस्ता के नाम से इस झरने का उल्लेख देखने को मिलता है। तो जम्मू कश्मीर का इतिहास भी देखने को मिलता है। तो फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के अदर फेस्टिवल की बात करें तो ट्यूलिप फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। एक शिकारा फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। सिंधु दर्शन फेस्टिवल का आयोजन भी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में किया जाता है। तो ये अदर फेस्टिवल है जो कि जम्मू कश्मीर में आयोजित किए जाते हैं। 108वीं यूएसपीजीए चैंपियनशिप जीतने वाले भारतीय मूल के गोल्फर अरुण राय अंतरराष्ट्रीय गोल्फ में किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो देखिए, गोल्फ का एक टूर्नामेंट है, जैसे टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर होता है अमेरिकी ओपन। वैसे 4 गोल्फ के भी बड़े टूर्नामेंट होते हैं साल भर। इनमें से एक है दूसरे नंबर पर जो आयोजित किया जाता है साल में, यूएस पीजीए चैंपियनशिप। यूएस में आयोजित की जाती है, इसलिए इसका नाम है यूएस पीजीए चैंपियनशिप। ये जीतने वाले भारतीय मूल के गोल्फर है जिनका नाम है आरोन रॉय। इस बार आरोन रॉय ने यूएस पीजीए चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारतीय मूल के गोल्फर है, सिटीजनशिप इंडियन नहीं है लेकिन भारतीय मूल के गोल्फर है। पता है ये गोल्फ में किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान में गोल्फर है आरोन रॉय, भारतीय मूल के व्यक्ति। तो इन्होंने 2026 में एक इतिहास बना दिया है। पीजीए यूएस पीजीए चैंपियनशिप 2026 का खिताब इन्होंने जीता है। अमेरिका में आयोजित किया गया था, एक बहुत ही बड़ा टाइटल है जो कि आरोन रॉय ने अपने नाम किया। 1919 में आखिरी बार यूनाइटेड किंगडम के किसी व्यक्ति ने यह जीता था, और अब 107 साल बाद जब यूनाइटेड किंगडम के किसी व्यक्ति ने जीता तो वो इंडियन मूल का व्यक्ति है, आरोन रॉय। इनके एंसेस्टर्स इंडियन थे, फिर वो कभी यूके चले गए और फिर अब इनके पास जो सिटीजनशिप है वो यूके की है। जो चैंपियनशिप है यूएस पीजीए चैंपियनशिप, इस चैंपियनशिप में अभी तक सालों से लगभग डिकेड देखें तो यूएस के जो गोल्फर है ना, यूएसए के, उनका दबदबा रहा है। यूएसए के ही गोल्फरों का डोमिनेंस रहा है अमेरिकी गोल्फरों का, और आयोजन भी अमेरिका में किया जाता है। लेकिन इस बार ये यूके के आरोन रॉय ने जीता है। प्राइज मनी मिली है इनको 3.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आरोन रॉय के पेरेंट्स भारतीय मूल के थे। इनकी पत्नी जो है ना, गौरिका बिश्नोई, ये भारतीय प्रोफेशनल गोल्फर है। ये तो इंडियन है, भारतीय प्रोफेशनल गोल्फर। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए, मेजर गोल्फ टूर्नामेंट में द मास्टर्स, ये लाइन से ये जो साल भर आयोजित किए जाते हैं। सबसे पहले द मास्टर्स आयोजित किया जाता है, फिर पीजीए चैंपियनशिप आयोजित की जाती है, फिर यूएस ओपन आयोजित किया जाता है। अभी पीजीए चैंपियनशिप हुई है, इसके बाद अब यूएस ओपन होगा और फिर द ओपन चैंपियनशिप आयोजित की जाती है। तो ये साल की 4 है क्रम बाय क्रम। सबसे पुरानी पूछी जाए तो सबसे पुरानी हमें देखने को मिलती है द ओपन चैंपियनशिप। 1860 में गोल्फ का ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था। गोल्फ काफी समय से ओलंपिक में बंद हो गया था, लेकिन 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें दोबारा गोल्फ को ओलंपिक में शामिल किया गया था। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहां आयोजित किया जा रहा है? मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज से प्रगति 2026 में इसका आयोजन किया जा रहा है मेघालय के उमरोई में। इंडियन ओशन रीजन के जो देश है ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं इस मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज में। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है ये। प्रगति 2026 के नाम से ये शुरू किया गया भारत के मेघालय के उमरोई में। उमरोई मिलिट्री स्टेशन है, यहां पर ये 20 मई को शुरू हुआ है। ठीक है, 2 हफ्ते तक ये चलेगा। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इंडियन ओशन रीजन के देशों के मध्य में, जिसमें भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, ये सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। 12 देशों की सेनाएं यहां पर भाग लेती है। ठीक है, भाग ले रही है इस बार प्रगति 2026 में। उद्देश्य क्या है? तो जो अर्ध पर्वतीय क्षेत्र है या फिर जो फॉरेस्ट एरिया है, जंगल एरिया है, वहां पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर फोकस करना, सभी सेना के मध्य में कोऑर्डिनेशन बनाना, कोऑपरेशन को मजबूत करना। इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन में इक्वलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डिफेंस कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देना इस मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इंडियन ओशन रीजन में इन फ्यूचर कभी अगर मिलकर कोई ऑपरेशन करना पड़े तो उसकी ट्रेनिंग है ये एक हिसाब से। ठीक है, ट्रायल है उसका। उमरोई मिलिट्री स्टेशन ये देखने को मिलता है मेघालय के उमरोई में। ओके, इंडियन आर्मी का एक महत्वपूर्ण जॉइंट ट्रेनिंग नोड है ये। शिलोंग से 30 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलता है मेघालय का उमरोई। मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग का नेतृत्व करने के लिए किसे नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया? देखिए, यहां पर बात हो रही है डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम की। तो आरबीआई के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसका नेतृत्व करने के लिए हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है गुणवीर सिंह को।
ये एक डिपार्टमेंट है आरबीआई का। एक्चुअल में हमको समझना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट करता क्या है। पहले हम बेसिक डिटेल ले लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुनवीर सिंह को अपना नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को हेड करेंगे। इनके पास आरबीआई में 30 साल तक काम करने का अनुभव है। डिपार्टमेंट क्या है? देखो क्या होता है, देश में जो पेमेंट सिस्टम है ना, जैसे यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, इनको रेगुलेट करना, सिक्योर करना, स्टैंडर्ड सेट करना, इन सभी की जिम्मेदारी आरबीआई के जिस डिपार्टमेंट के पास है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, तो भारत में पेमेंट सिस्टम को नॉर्मली रेगुलेट करता है, इतना आप बेसिकली समझ लो। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं कौन? तो ये बने हैं गुनवीर सिंह। भारत में पेमेंट सिस्टम को जो कानूनी आधार प्रदान किया गया ना, वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत किया गया, और इसी के तहत आरबीआई को इस क्षेत्र में पॉलिसी और रेगुलेशन का भी अधिकार दिया गया है। एशियाई उत्पादकता संगठन की, इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी गवर्निंग बॉडी मतलब शासी निकाय की 68th जो एनुअल बैठक है, जो सीजन है, उसका आयोजन कहां किया जा रहा है? तो एशियाई उत्पादकता संगठन, ठीक है, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसकी 68th एनुअल बैठक का आयोजन किया जा रहा है इस बार भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में यह आयोजित की जा रही है इस बार, ठीक है। 11 वर्षों के बाद इंडिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है या मेजबानी कर रहा है, इंडिया में आयोजित की जा रही है। 19 सदस्य देशों के 45 से ज्यादा डेलीगेट्स, जो प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट है, जो पॉलिसी मेकर है, वो यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, उद्देश्य समझेंगे कि उद्देश्य क्या है इस बैठक को आयोजित किए जाने का। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसे सभी ऑल ओवर जो प्रोडक्टिविटी है उससे जुड़े हुए मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है। जो संगठन है वो है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है ना, कार्यकारी जो विभाग या गवर्निंग बॉडी है, उसकी 68th एनुअल बैठक है ये, इस बार नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। समझना पड़ेगा कि एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और ये करता क्या है। एशिया और पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत जो रीजन या क्षेत्र है, वहां पर रीजनल कॉपरेशन को बढ़ावा देना, कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से प्रोडक्टिविटी में सुधार करना, ऑल ओवर प्रोडक्टिविटी, इसके लिए काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश है वो इसके मेंबर हैं। 1961 में यह संस्था स्थापित हुई थी और इसका हेडक्वार्टर टोक्यो में देखने को मिलता है, जापान में। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है शुरुआत से ही, 1961 से, ठीक है। तो इसकी इस बार जो एनुअल 68th सेशन या बैठक है ना, वो नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। आखिरी क्वेश्चन, विश्व माप दिवस, विश्व माप विज्ञान दिवस की थीम क्या है? इसे कहा जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे या विश्व माप विज्ञान दिवस, इसकी थीम रखी गई है मेट्रोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। आंसर हो जाएगा आंसर सी। पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि सर वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया कब जाता है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हर साल मनाया जाता है 20 मई को, मतलब ये कल मनाया गया था। 20 मई को वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। अच्छा, मेट्रोलॉजी क्या है? पहले तो बात ये आती है कि सर मेट्रोलॉजी है क्या? एक्चुअल में जो माप का विज्ञान होता है ना, किसी भी चीज को मेजर करना, मापना, मेजरमेंट, उसका जो विज्ञान होता है ना, उससे कहा जाता है मेट्रोलॉजी। किसी चीज को सही तरीके से मापने का साइंस मेट्रोलॉजी कहलाता है, चाहे वो हाइट हो, वेट हो, लेंथ हो, है ना, टेम्परेचर हो, ये पूरा माप का विज्ञान कहलाता है मेट्रोलॉजी। तो पूरे वर्ल्ड में एक्यूरेट और रिलायबल मेजरमेंट सिस्टम पूरे वर्ल्ड में एक जैसा हो, बना रहे, लोगों को इसके प्रति अवेयर किया जाए, इसी उद्देश्य से वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हर साल मनाया जाता है। आई होप समझ पाए होंगे। 2026 में मेट्रोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग, यह थीम रखी गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की, और यह हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वैसे 1875 में 20 मई 1875 में एक समझौता हुआ था, मैट्री कन्वेंशन।
इसकी याद में इस दिन की शुरुआत की गई थी। देखो, जो समझौता है ना, वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की पहली बार नींव रखी गई थी कि पूरे वर्ल्ड में माप की जो इकाई है वो एक जैसी होनी चाहिए। तो ये जो सिस्टम है ना, ये मेट्री कन्वेंशन से निकल के आया है। इसी की स्मृति में मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को। इजी। तो याद रखिएगा, भारत में जो वजन और माप की शुद्धता है ना, उसको नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट है वो है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। ठीक है, तो यहां पर 21 मई के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। भारत का पहला एआई पावर्ड ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह पलामू टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मई को। हाल ही में लॉन्च किए गए कॉफी ऑफ नागालैंड मिशन का कुल बजट कितना है? तो यह है 175 करोड़ रुपीस। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 में अटलांटा में आयोजित की जाएगी। 2026 में G20 की एनुअल मीटिंग या अध्यक्षता किसके पास से? तो ये यूएसए के पास से। कैटेगरी ए इंस्ट्रक्शनल ग्रेडिंग हासिल करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? तो यह है स्क्वाड्रन लीडर सानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट यह दिया है गया है नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा है चाइना। 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले माउंटेन मैन या एवरेस्ट मैन हैं कामी रीता शेरपा। उड़ाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीओ के रूप में नियुक्त किया गया है सौरभ विजय को। और चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सक्षम, इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कल के सेशन के करंट अफेयर रिवाइज। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। पीएम नरेंद्र मोदी को 19 मई 2026 तक जो टोटल हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिले हैं, 32 सिविलियन ऑनर मिल चुके हैं। जिंजी फोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। मराठा साम्राज्य का फोर्ट है जिंजी फोर्ट, तमिलनाडु में। फिर पेशवा बाजीराव की समाधि किस नदी के तट पर है? तो यह नर्मदा नदी के तट पर देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रावेर खेड़ी में। ओके, तो नर्मदा किनारे है पेशवा बाजीराव की समाधि। यह हो गया आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। तीनों बुक्स पर है और तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सबको डिस्कस कर रखा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन। मदर मेरी कम्स टू मी किसकी लिखित पुस्तक है? और नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर किसकी लिखित पुस्तक है? तीनों क्वेश्चन को नोट करो, तीनों बुक्स हैं, किसने लिखी है जरूर बताना। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हम सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे की करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।